हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए क्लास में। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के पेपर को, जिसके तहत फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया है। पिछले दो क्लास हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन वाले देखे हैं, इंट्रोडक्टरी पोर्शन वाले देखे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो एक इस थर्मोडायनामिक्स के सिलेबस का फंडामेंटल बेस है। कोशिश रही कि उन चीज़ों पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो, तो एक इंट्रोडक्टरी सा माहौल उन दो क्लासेस में रहा है। आज हम अपने फर्स्ट यूनिट के ही जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर थर्मोडायनामिक्स के मेन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके आधार पे सिलेबस को और आगे बढ़ाते हुए अपन यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो चूँकि इस पर्टिकुलर यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में, जिसका टाइटल है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 3 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल। फर्स्ट रूल हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी कर लिया है कि जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कि इफ़ अगर आप किसी सर्टन अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम निकाय को देते हैं तो उस दिए गए हीट का कुछ पोर्शन आपके उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए लग जाता है और कुछ पोर्शन आप जो भी मैकेनिकल वर्क चाहते हैं उस रूप में किया जाता है। इसी फर्स्ट लॉ के जनरलाइज्ड फॉर्म में और आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर होनी है, क्योंकि जो निकाय है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है और एक अच्छा निकाय होने के लिए हमको थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि निकाय में उपयोग किए जाने वाले फ्यूल या फिर पदार्थ की संरचना पे, निकाय के तापमान पे, उसकी रासायनिक संरचना पे और तापीय स्थिति पे निर्भर करती है। ठीक, चलिए उसी सिलसिले को आगे लेते हुए हमें आज जानना है गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। सबसे पहले हम विशिष्ट ऊष्मा क्या है उस चीज़ को जानेंगे, इसको लिंकअप करेंगे हमारे थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू कि क्या इसका कहना है, और चीज़ जानेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट्स, अपन स्टडी करने वाले हैं, जो कि बड़े मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जो कि लगभग आपके 8 मार्क्स के या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मीय क्षमता क्या होता है। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्यों आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मीय क्षमता क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि कोई अगर निकाय है, सिस्टम है, जो कि सराउंडिंग से किसी बाउंड्री के साथ सेपरेटेड है इस तरह से, तो इससे रिलेटेड प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कंसेप्ट लेके आप इसको किसी न किसी तरीके से हीट सप्लाई करोगे, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इस निकाय को दोगे और आप चाहोगे कि ये निकाय आपको कोई ना कोई काम करके दे, मैकेनिकल वर्क करके दे। यही पूरे थर्मोडायनेमिक्स का सार है कि हम सिस्टम पे कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क उससे चाहते हैं। तो जैसे ही हीट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है तो सिस्टम में या निकाय में टेम्परेचर डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, या टेम्परेचर या ताप की अवधारणा का अस्तित्व होने लगता है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या चीज़ है, क्या स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी है, उस चीज़ को जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने अमाउंट ऑफ हीट देंगे, ये कोई भट्ठी या सिगड़ी नहीं है जिसको अनियंत्रित रूप से आपने कोयला जला दिया और अनियंत्रित मात्रा में आप जो आँच या भाप बना रहे हैं। एक परफेक्ट निकाय बनाने के लिए हमको दी गई ऊष्मा की मात्रा और जनरेट होने वाले प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशन की हर चीज़ की मात्रा एक स्पेसिफिक मात्रा क्वांटिटी में चाहिए। तो उसके लिए फिर अपन को इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं ऊष्मीय क्षमता क्या होता है। हम जानते हैं कि अलग अलग पदार्थों की जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। ठीक, अलग अलग पदार्थों के ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, अब अगर आप एक किसी भी पदार्थ के एक निश्चित द्रव्यमान को के ताप में अगर हमको कोई चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए, ठीक, तो क्या है, यदि मान लीजिए m द्रव्यमान के आपके पास कोई सब्सटेंट है
उसको अगर आप Q ऊष्मा देते हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस होता है या बढ़ता है, जनरली हीट देने से ताप में बढ़ोतरी होती है। तो यही हमारा ऊष्मीय क्षमता के रूप में परिभाषित होगा। कैसे कि ऊष्मीय क्षमता किसे कहेंगे कि जितना हीट आप दे रहे हैं उसके अनुपात में कितना टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। तो ऊष्मा बटे तापांतर या फिर ताप का फर्क। और यदि ये चीज आप यूनिट मास के लिए ले लेते हैं तो वो चीज फिर स्पेसिफिक हीट कहला जाती है। ये जो है कि ऊष्मा बटे तापांतर का जो अनुपात है ऊष्मीय क्षमता कहलाता है। और यदि आप इसे किसी इकाई द्रव्यमान के लिए ले लेते हैं, इकाई द्रव्यमान कहने का मतलब 1 मोल 1 ग्राम, तो वो उसको आपने स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए फिर यहाँ पे एक वर्ड स्पेसिफिक जुड़ जाता है। तो फिर स्पेसिफिक ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा किसको कहेंगे आप कि ऊष्मीय क्षमता प्रति एकांक द्रव्यमान। ठीक, ऊष्मीय क्षमता प्रति एकांक द्रव्यमान मतलब इस डेफिनेशन को यदि आप मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, तो अब उसे हम फिर स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलर पदार्थ का कहते हैं। अभी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ डेफिनेशन या जो फॉर्मूला है वो जनरलाइज्ड है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों टाइप की चीज़ों के लिए। इसको डिनोट करते हैं हम लोग C से। तो कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन स्मॉल m डेल्टा T। इफ यू डिफाइन लाइक दिस फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला अगर आप डिफाइन करते हैं तो वही आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। कहीं कहीं किताबों में इसको स्मॉल s से भी डिनोट करता है। जब आप वो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा और वेपर लिक्विड वाला अगर प्रैक्टिकल वगैरह जब करेंगे तो वहाँ पे कभी कभी आपको S भी दिखेगा, बट थर्मोडायनेमिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन होता है दी गई ऊष्मा के अनुपात में कितना तापांतर या ताप में परिवर्तन होता है, वो चीज़ यहाँ पर होता है, और मास को अगर आप उसमें ले लेते हैं तो ठीक। अब चूंकि कोई लिक्विड यदि है, कोई तरल पदार्थ यदि है, तो उसको अगर आप हीट दोगे, तो उसका आयतन बढ़ेगा, ठीक, और प्रेशर जो है उसका ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल रहता है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता लिक्विड के लिए, उसका आयतन बढ़ेगा, वो फैलते चले जाता है, गर्म होगा तो। इस प्रकार से जो लिक्विड कंडीशन की चीज़ें होती हैं उसकी केवल एक स्पेसिफिक हीट होता है, लिक्विड का केवल एक स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन गैसों की दो स्पेसिफिक हीट या दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। और चूंकि थर्मोडायनेमिकल निकाय पढ़ने के लिए, इंजन पढ़ने के लिए आपको अधिकतर फ्यूल हम लोग गैसीय रूप में लेते हैं। जो लिक्विड के फॉर्म में पेट्रोल या डीजल आप लेते हैं वो बर्न आउट होके गैस के फॉर्म में ही बनता है, ठीक। चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा और जनरलाइज करेंगे यदि, तो क्या होगा कि यदि यहाँ पर यदि आप इसको स्पेसिफिकली 1 ग्राम का लेते हैं या 1 मोल का लेते हैं, और उस कंडीशन में अगर तापांतर में परिवर्तन 1 केल्विन का होता है, तब ये S बराबर क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, या फिर C बराबर क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। और इसी को शब्दों में जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे होंगे कि यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहीं से आ रहा है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम के द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ठीक। अब गैस के कंडीशन में अगर हम आते हैं तो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, ठीक, उसे आप समझिए। जैसे किसी गैस को अगर आप हीट सप्लाई करते हैं किसी भी गैस को, तो हीट एब्जॉर्ब करके उसके टेम्परेचर में चेंज होगा, और टेम्परेचर में चेंज होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा कहा जाए तो। और टेम्परेचर मान लीजिए किसी कंटेनर में यहाँ पर गैस भरा हुआ है और प्राथमिक अवस्था में है, और यदि आपने इसको डेल्टा Q टेम्परेचर दिया तो इसके ताप में परिवर्तन होगा डेल्टा Q। अब होगा ये कि जो अणु या परमाणुओं का जो समूह है गैस का, तो वो अपनी हीट पाके या ताप पाके वो आपस में भी टक्कर करने लगेंगे, और अगर ये निकाय है तो निकाय की दीवारों पर बल आरोपित करेंगे इस तरह से। तो बल टक्कर होगा, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसमें बल आरोपित करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और बल आरोपित करने की वजह से ये गैस गर्म होगा तो ये फैलेगा, ये आकार में भी चारों ओर फैलेगा, और इस तरह से आकार में भी फैला होगा इसलिए आयतन भी बढ़ेगा। तो
लिक्विड के केस में प्रेशर के में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर रिमेन नेग्लिजिबल या कांस्टेंट होता है। बट गैस के केस में अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके प्रेशर में भी बढ़ोतरी होती है और आयतन में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से हमें गैसों के लिए दो विशिष्ट ऊष्माएं कैलकुलेट करनी होती हैं, दोनों ही को क्रम से एक एक बार कांस्टेंट मान के या उस तरह के सिस्टम को जनरेट करके जिसमें एक बार आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे, मतलब प्रेशर में कोई बदलाव ना हो, या एक बार उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन कि जब गैसों को ऊष्मा दी जाती है तब ताप बढ़ने के साथ साथ गैस का आयतन और दाब भी बढ़ता है। इस प्रकार विशिष्ट ऊष्मा की गणना के लिए आयतन और या तो दाब को नियत माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। इस प्रकार गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। कैसे कहेंगे? देखिए ये जो धीरे धीरे जो थ्योरी है वो आगे चल के इन फॉर्मूलों में ही डील करूंगा मैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल इक्वेशंस में आने वाली हैं। तो अब हम कहेंगे गैस की विशिष्ट ऊष्मा एक क्या नियत आयतन पर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसे डिनोट करेंगे? CV इज इक्वल टू dQ अपॉन dt और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे आप V। ये V जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं ये डिनोट करेगा कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, और dQ अपॉन dt क्योंकि Q अपॉन डेल्टा T यही तो बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ से देख लीजिए Q अपॉन M डेल्टा T, तो M एकांक द्रव्यमान के लिए ले रहे हैं इसलिए, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं, तो ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, या फिर डिफरेंशिएशन की भाषा में, क्योंकि आगे चल के हमें इसे मैथमेटिकल टूल के तहत पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में स्टडी करना है। इसमें भी मैक्सवेल के इक्वेशंस आएंगे, थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल के इक्वेशन, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो सिंपल, यदि आयतन स्थिर है और आयतन को स्थिर रखते हुए किसी गैस के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। सिमिलरली नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, मतलब दाब को कांस्टेंट रखना है आपको, तो Cp इज इक्वल टू dQ अपॉन dt, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये एक डिनोट करने का तरीका है। ठीक, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ये होता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, जो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। अच्छा, इस विशिष्ट ऊष्मा है क्या, दिमाग में अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि हीट की मात्रा है, किसी भी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो गैस को अगर नियत आयतन पे आप रखे हैं, मतलब उसका सिस्टम, गैस जिस सिस्टम के अंदर रखा हुआ है उसका आयतन नहीं बदलेगा, एक्सपैंड नहीं होगा, उस कंडीशन में जितनी हीट की आवश्यकता लगेगी वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी। दूसरे कंडीशन में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, मतलब यदि कोई गैस किसी प्रकार के गुब्बारानुमा या किसी इस प्रकार के सिस्टम में भरा हुआ है तो वो, और जब आप इसको कोई हीट dQ प्रोवाइड कर रहे हैं और चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है और चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो जो हीट का अमाउंट आप इसको दोगे वो हीट को आधा या कुछ अनुपात में इस हीट को इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ले लेंगे, और वो इस इनर सरफेस में गैस के सिस्टम के अंदर दाब आरोपित करेंगे जिसकी वजह से इसका आयतन जो है बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके सिस्टम का आयतन जो है बढ़ेगा। ठीक, ये आयतन मान लीजिए चेंज होके ऐसे हो गया, एक्सपैंड हो गया ऐसे, और हीट का एक और अमाउंट जो है आपके लिए इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लगेगा, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो हीट जो है दो भाग में काम कर रहा है। इस कंडीशन में ऐसा है कि आपने वॉल्यूम को तो फिक्स कर दिया, तो प्रेशर को आप बढ़ाइए, जो भी करिए, हीट दीजिए, वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है, और वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल जो भी प्रेशर इस पर लगाएंगे उसका इसके वॉल्यूम में विस्तार के लिए कोई योगदान नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में
कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी। जितना हीट आप देंगे वो आधा तो उसके इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के लिए लगेगा और आधा उसके तापमान मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज करने के लिए लगेगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो अगर कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में कोई सिस्टम है तो उसके टेम्परेचर को यदि आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो आपको एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के सिस्टम के इसको ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दी गई ऊष्मा 2 कामों में लग रही है और यहाँ पे दी गई ऊष्मा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ उसके आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए लग रही है। तो इस प्रकार हमको Cp ज़्यादा मात्रा में लगता है एज कंपेयर टू Cv। तो ये एक बेसिक रिलेशन है जिसे आपको याद रखना है इस कंसेप्ट से। ठीक, अब ये दोनों परिभाषाएं हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। जब मैं आगे ऐसा लिखूं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ये क्या चीज़ है, ये थ्योरेटिकल आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक टॉपिक है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक चीज़ स्टूडेंट समझिएगा, ये टॉपिक यहाँ पे आपके यूनिट 2 में है ना। यूनिट नंबर 2 में ये स्पेसिफिक इक्वेशन दिया है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, वो प्रूव करना है ना। बट यूनिट 1 के जो आगे हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे आपके यूनिट 1 के सिलेबस में लिखा है वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस की रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। तो जब तक आप स्पेसिफिक हीट के रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं पालेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए किए गए कार्य के बारे में कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। इसलिए इस चीज़ को मैं पहले यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट में डाला गया है, लेकिन मैं फंडामेंटली थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को बिल्टअप करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्या है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ये प्रूफ कीजिए, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। या आपसे कहा जाता है कि गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं के बीच अंतर का समीकरण को उत्पन्न कीजिए, तो हमें ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है और वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स भी है ये, कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का एप्लीकेशन पोर्शन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक सिचुएशन हम लोग लिए हैं यहाँ पे गैस के कंटेनर का। ये एक तरह से एक सेटअप है हमारा, जो एक ये पिस्टन है जो मूवेबल है, अप एंड डाउन ये मूव कर सकता है। और इस चारों ओर इस ब्लॉक में एक गैस यहाँ पे फील्ड है, ये डॉट डॉट जो अंदर गैस फील्ड हुआ है, तो ये पिस्टन मूव कर सकता है आगे पीछे। तो इसको अगर आप दाब या टेम्परेचर में कोई भी चेंज करेंगे या प्रेशर इस पिस्टन पे गैस के द्वारा लगाया जाएगा तो ये पिस्टन आगे पीछे इस तरह से मूव करेगा। और पिस्टन पे बाहर से प्रेशर हम लोग P अप्लाई कर सकते हैं और गैस के द्वारा लगाया गया जो बल है वो P इंटू ए मतलब एरिया, और ये छोटा अमाउंट में जो शिफ्टिंग होगी इसकी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स बाय द गैस, तो वो dx अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, वो हो गया। ये सिचुएशन हो गया। अब कंडीशंस पे बात करते हैं कि माना भाई हमारे पास एकांक द्रव्यमान का एक गैस एक पिस्टन वाले सिलेंडर में भरा है। ठीक, इसमें जहाँ गैस का आयतन हमारा V है, दाब हमारा P है और ताप गैस का क्या है, T केल्विन है। ठीक, अब पहली स्थिति, यदि गैस के ताप को डेल्टा T मात्रा हमको बढ़ाना है, dt मात्रा बढ़ाना है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कंडीशन क्या है, जब आयतन हमारा स्थिर हो। तो क्या होता है जी, dq v इज इक्वल टू cv dt। ये डेफिनेशन जस्ट पहले हमने स्टडी किया है कि cv इज इक्वल टू dq dt v। तो इसे इन सफिक्स के फॉर्म में ऐसे आप लिखेंगे कि dq v, वहीं से आया है ये चीज़। dt पे कांस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट सफिक्स नहीं पुट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं से ये निकल के आया है। तो यदि गैस के ताप को dt मात्रा हमें बढ़ाना है, कब के कंडीशन में, जब आयतन आपका स्थिर हो, तो dq v इज इक्वल टू cv dt। ये पहला चीज़ हो गया। जहाँ क्या है जी, यहाँ पे जो लिए हैं गैस, ये एक तरह का एक आइडियल गैस यहाँ पे हमने लिया हुआ है और ये मान के चल रहे हैं कि जो गैस है आइडियली बिहेव करता है और 1 मोल हमने उसका लिया है। अमाउंट कितना लिया है, कितने क्वांटिटी में गैस लिया हुआ है, 1 मोल या इकाई द्रव्यमान उसी को कहा जाता है। ठीक, जहाँ CV क्या चीज़ है जी, तो गैस के ग्राम मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, जबकि आयतन क्या है हमारा, नियत है। अब सेम चीज़ आप दूसरे कंडीशन में ले लीजिए।
यदि गैस के ताप को यदि हमें डेल्टा टी मात्रा बढ़ाना है और आवश्यक उष्मा की मात्रा जब हमारा दाब स्थिर हो, तो फिर सिमिलरली डी क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डी टी होगा। इक्वेशन नंबर 2 ये कहाँ से आ रहा है, ये भी पहले हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है कि चूंकि हम जानते हैं सी पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो एक सफिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब चूंकि पहला इक्वेशन आप प्राप्त किए हैं उस समय आयतन स्थिर था, मतलब इस पिस्टन को फिक्स करके रखे थे आप, ये मूव नहीं हो सकता, इसको जाम करके रखे थे, तो ये इक्वेशन 1 मिला है आपको। अब जब आप एक कंडीशन दूसरे में हैं, आप स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जब प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो जैसे ही आप इस गैस को हीट सप्लाई करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स हीट को ऑब्जर्व करके इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, और इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा। ऊपर की ओर खिसकेगा मतलब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, गैस के द्वारा वर्क किया जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में हमें देखिए, इस स्थिति में गैस के आयतन के बढ़ने के कारण गैस के द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाएगा। ठीक, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे आप, किया गया कार्य क्या होगा जी, कार्य बराबर बल गुणित क्या होता है, विस्थापन। तो बल के जगह प्रेशर P काम कर रहा है, कितनी एरिया पे लग रहा है, उस पर्टिकुलर पिस्टन का सरफेस एरिया जो फ्रंट है, और कितनी ऊंचाई तक शिफ्टिंग हो रही, तो dx, तो कुल मिला के उस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम बनेगा। कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे, dw इज इक्वल टू pdv होता है वर्क, ये भी हमने डिस्कस किया है, या तो आप डायरेक्ट रखिए, और अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो ये समझिए कि प्रेशर यहाँ पे इस पिस्टन के इस भाग में लग रहा है, तो भाई सरफेस एरिया है वो कि a है, और कितना अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग हो रहा है इस तरफ, तो dx है। तो एरिया और उसके साथ उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया का मतलब हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई, और ऊंचाई का भी गुणा कर दिए, तो कुल मिला के ये स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम आपको मिल गया, वॉल्यूम शिफ्टिंग हो रही है। तो किया गया कार्य dw बराबर pdv, ये थर्ड इक्वेशन आपको मिल गया। अब हमें अपने उष्मागतिकी के प्रथम नियम को दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, पहला कंडीशन में क्या यूज किए हैं कि यदि आपका आयतन स्थिर है तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, कैसे लिखोगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम को स्थिर आयतन पर, बेसिकली हम कैसे लिखते हैं जी कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। अब चूंकि इसी को मैं स्थिर आयतन पर लिख रहा हूं इसलिए vv सफिक्स लगा दिया, देखो ये वाला कि dqv इज इक्वल टू duv प्लस dwv। ठीक, अब चूंकि आयतन हमारा स्थिर है, वॉल्यूम में कोई चेंज होना नहीं है, तो dv इज इक्वल टू 0, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, और वर्क बराबर क्या होता है, dw इज इक्वल टू pdv, और चूंकि आप स्थिर आयतन में ले रहे हो तो dv इज इक्वल टू 0, तो फाइनली dw इज इक्वल टू 0। तो फिर ये इक्वेशन जो हमारा उष्मागतिकी का प्रथम नियम है स्थिर आयतन पर कैसा बन जाएगा, इक्वेशन 4 जैसे बन जाएगा कि भाई दी गई उष्मा स्थिर आयतन पर पूरी रूप से आपके गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन के बराबर है, मतलब गैस के ताप में परिवर्तन के बराबर है। इक्वेशन 4 आपको मिल गया। अब समीकरण 1 क्या निकला था आपका कि dqv इज इक्वल टू dqv, समीकरण 1 में यहाँ पे समीकरण 1 और 4 का यूज करना है ना, और समीकरण 1 में हम क्या निकाल के रखे थे कि dqv इज इक्वल टू cv dt, और यहाँ पे समीकरण 4 क्या बोल रहा है, dqv इज इक्वल टू duv, तो ये भी dq को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो समीकरण 1 भी dq को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दोनों को मिला के समीकरण नंबर 5 हमने पा लिया है, और इसको स्टार भी दिया हूँ क्योंकि ये मेन इक्वेशन है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट्स, है ना। अब हमें स्थिर दाब पर फिर हमें उष्मागतिकी के प्रथम नियम को यूज करना है, तो अब स्थिर दाब पे लगा लीजिए, बड़ा ही ईजी है। अब स्थिर दाब पे यदि आप उष्मागतिकी के प्रथम नियम को लगाएंगे तो लिखेंगे dpq इज इक्वल टू dup प्लस p dvp, सफिक्स बस लगा दिए क्योंकि dw है, dw की जगह हम लोग dvp लिखते हैं। अब चूंकि स्थिर दाब पर आयतन तो स्थिर नहीं था, इसलिए गैस के द्वारा कार्य भी किया गया है, और गैस के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं होगा। अब हमें हमारे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 का यूज करना है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था स्टूडेंट्स कि
P इज इक्वल टू CP dt था। तो इस इक्वेशन में dq के जगह dqp के जगह हम रखेंगे CP dt। तो चलिए इक्वेशन नंबर 6 को आगे बढ़ाता हूं मैं ऐसे करके। तो ये मिल जाएगा आपको कि CP dt इज इक्वल टू DUP प्लस PDVP। ठीक, अब धीरे धीरे ये सफिक्स बढ़ते चले जाएंगे, बहुत आराम से समझिएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 कन्वर्ट होके हमारे इस इक्वेशन नंबर 7 में बदल गया। अब कुछ चीज़ आपको समझनी है कि इक्वेशन, चूंकि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, मतलब डेल्टा U की मान जो है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। तो चाहे आप स्थिर आयतन का कंडीशन ले लो, चाहे आप स्थिर दाब का कंडीशन ले लो, दोनों ही कंडीशन में उसकी आंतरिक ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन एक समान होगी, चूंकि आपने उसको एज अ आइडियल गैस ट्रीट किया हुआ है। तो चाहे आप स्थिर आयतन पे बोलिए, चाहे आप स्थिर दाब पे बोलिए, एक आदर्श गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन या वृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसके आयतन के कंडीशन या दाब के कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर आयतन पर जितना परिवर्तन होगा आंतरिक ऊर्जा में, वो स्थिर दाब में आंतरिक ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। और मैथमेटिकली ये होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक, कि DUP इज इक्वल टू DUV। अब आप समीकरण नंबर 7 में जहां पे DUP लिखे हैं वहां पे आप रख दीजिए DUV। ये देखिए, ठीक, इसे रख देंगे तो हमारा समीकरण नंबर 7 CP dt इज इक्वल टू DUV प्लस PDVP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, PDVP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि हमें समीकरण नंबर यहां पर जस्ट ऊपर हम लोग एक पाए हैं, ये देखिए समीकरण नंबर 5, ये देखिए ये मेन इक्वेशन है, मैंने बोला स्टार लगा के रखे थे हम लोग। समीकरण 5 हमारा कहता है कि DUV इज इक्वल टू CV dt होता है। तो जैसे ही हमने अपने इस पहले तो काम तो ये किए हैं कि DUP की जगह हमने रखा DUV, और समीकरण नंबर 5 से हमें ये पता है कि DUV का मान होता है CV dt। तो यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ पे आपने पुट कर दिया CV dt, और CP और CV वाले टर्म को पक्षांतर करके एक तरफ ले गए स्टूडेंट्स, तो ये मिल गया, और दोनों में से dt को कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है PDVP, तो आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV इज इक्वल टू RT होता है, आपको पता है। और तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो PDV इज इक्वल टू RDT लिखूंगा। तो जहाँ पे PDV था वहाँ पे RDT लिख सकते हैं आप, और दोनों पक्षों से dt एंड dt इज कैंसल आउट, एंड फाइनली यू हैव CP माइनस CV इज इक्वल टू R, विच इज कॉल्डिंग और विच इज कॉल्ड मेयर रिलेशन। हम लोग क्या कहते हैं इसको, मेयर का सूत्र कहा जाता है। अब इसमें से इस चीज को आप जानिए कि भाई CP का मान CV से बड़ा ही होता है, और कितना, अगर हम यहाँ से एक रिलेशन निकालें, देखें कि CP इज इक्वल टू आपको मिलता है R प्लस CV। तो R में सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम में जितना स्पेसिफिक हीट लगता है उसमें यदि रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस के इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ऐड कर देते हैं तब जाके आप CP के बराबर प्राप्त होगा। ठीक, अन्यथा CP माइनस CV इज इक्वल टू R के इक्वल होता है। तो ये इस चीज को जस्टिफाई करता है कि CP इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू CV, और फिजिकली भी आप इस चीज को समझ चुके हैं क्योंकि CP में हमें 2 पार्ट में काम करना पड़ता है ना। तो ये रिलेशन जो निकल के आता है ये कहलाता है मेयर का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल भी है। अच्छा, ये अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 1 मोल के लिए है, इस इक्वेशन को ग्राम में भी आपको डिनोट करना रहेगा। तो भाई, और यदि आपको इसको, चूंकि ये एक यूनिट वाइज इसको डिफाइन करेंगे, यदि अभी तक हम लोगों ने केल्विन में यहाँ पे नापा है ताप को, ताप की परिभाषा इस कंडीशन को स्टडी करते समय हम लोगों ने देखिए क्या लिखा है, केल्विन लिखा है। ये देखिए ध्यान से, जब हम इस गैस के सिलेंडर में ताप को बोल रहे थे तो केल्विन लिखा है। अब यदि आप उसको जूल में डिफाइन करना चाहते हैं, जो उष्मा है, स्पेसिफिक हीट है, तो उसको जूल में डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस समीकरण को आप उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक J से डिवाइड कर दीजिए। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R अपॉन J, यदि CP और CV को मोल में नापा जाता है तब, है ना, जूल के अकॉर्डिंग, मोल के कंडीशन में, तो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, ये इसका एक यूनिट हो गया। अब यदि
ये कैपिटल CP लिखा था, कैपिटल CV। अब आदर्श गैस के अलावा, ये तो आदर्श गैस की कंडीशन में है, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी टाइप के गैस को ले रहे हैं तो उसके लिए स्मॉल CP और स्मॉल CV यदि 1 ग्राम गैस के लिए, 1 ग्राम ना, अब यहाँ पे जो यूनिट लग रहा है वो 1 ग्राम है, इससे पहले जो हमने बात की थी वो 1 मोल था। तो 1 ग्राम गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माएं यदि हैं स्मॉल CP स्मॉल CV और उसके लिए गैस कांस्टेंट यदि स्मॉल r है, याद रखेंगे जब भी ग्राम में क्वांटिटी लेते हैं तो गैस कांस्टेंट को कैपिटल R नहीं लेते बल्कि हम लोग स्मॉल r लेते हैं ना। तो 1 ग्राम गैस के लिए फिर यही गैस नियतांक कैसे हो जाएगा, स्मॉल CP माइनस स्मॉल CR इज इक्वल टू R, और या फिर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो CP माइनस CV स्मॉल में याद रखेंगे इज इक्वल टू R अपॉन J। और यहाँ पर CGS पद्धति हो गई है और ये अर्ग ग्राम मीटर, जैसे यहाँ पे मोल था ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ग्राम इनवर्स हो गया और ताप तो ताप है, केल्विन के इनवर्स ऐसा करके, ठीक। तो ये एक यूनिट स्पेसिफिकेशन है और मेनली ये CP माइनस CV इज इक्वल टू R का प्रूफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं सूत्रों को जो अलग अलग फॉर्म में जो डिब्बे में हमने घेरा है, चाहे वो 1 मोल के लिए लीजिए, चाहे आप 1 ग्राम के लिए लीजिए, इन्हें ही मेयर का समीकरण या मेयर रिलेशन कहा जाता है, ठीक। तो ये जो निकाल के लेके आए हैं, इसमें चूंकि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक अच्छा खासा यूज़ भी किया है, तो बड़े अच्छे से इसको आप तैयार करिएगा, ध्यान से इक्वेशंस को निकाल के लेके इसमें बनाइएगा, रफ में जो चीज़ें हैं डिटेल में वहाँ पे आप उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए है। सिलेबस में फिर से बोल रहा हूँ मैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R का टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है, बट यूनिट नंबर 1 के आगे की चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है या फिर स्पेसिफिक हीट हम किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम अब CP अपॉन CV को एक जो स्पेसिफिक कांस्टेंट गामा से डिनोट करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और एडियाबेटिक इक्वेशंस, थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक इक्वेशंस डिफरेंट सिचुएशन में कैसे होंगे CP और CV को लेते हुए उस चीज़ को जानेंगे। इनके बिना ना तो आपको कार्नोट साइकिल समझ में आएगा, ना कार्नो थ्योरम समझ में आएगा, और ना ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड सो मेनी थिंग्स डिपेंड ऑन द दिस स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक CP अपॉन CV और एडियाबेटिक प्रोसेस के डिटेल में और जाते हुए इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में।